नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हम सीरीज कर रहे हैं लेक्चर्स की मॉडर्न हिस्ट्री की। आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो डिस्कस कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और उसमें हम बात कर रहे हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स की, कि जो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए हैं 19वीं सदी में, उन मूवमेंट्स की बात हम पिछले कुछ लेक्चर्स में की है। आज भी उसी सिलसिले को जारी रखेंगे, वी विल कंटिन्यू दैट ओनली। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे हम, वो है अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट की बात करेंगे हम। अलीगढ़ मूवमेंट जो है सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया था, और जितनी भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं उसमें से ये एक आंदोलन है, यही एक आंदोलन है जो कि स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी को नज़र में रखकर किया गया था। इस आंदोलन का जो टारगेट ऑडियंस था या टारगेट कम्युनिटी थी वो मुस्लिम्स थी, और ये शुरू किया था सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान का जन्म जो है वो अक्टूबर 1817 में हुआ, और एक वो संभ्रांत परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी फैमिली जो है, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो मुग़ल बादशाह जो थे उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे कैरियर वाइज। उनके जो ग्रैंडफादर रहे, मैटरनल ग्रैंडफादर जो नाना थे, मिर्ज़ा वहीदुद्दीन खान साहब, मिर्ज़ा फरीदुद्दीन खान साहब, तो वो जो है वो बादशाह अकबर टू के प्रधानमंत्री रहे। जो मुग़ल बादशाह अकबर टू हुए हैं उनके प्रधानमंत्री थे उनके नाना, उनके जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे। तो सैयद अहमद खान का संबंध उस परिवार से था। और एक ब्रीफ में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं कि सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम कौम को, मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत अधिक प्रभावित किया, और वो पहले ऐसे थिंकर, पहले ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने लिबरलिज्म की, उदारवादी परंपरा की जो है वो बात की है मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए, विशेषकर भारत के संदर्भ में। अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो बहुत आगे बढ़ाने की उन्होंने बात की। कमोबेश जो काम कमाल अतातुर्क ने तुर्की में किया था, वही काम जो है वो सैयद अहमद खान भारत में कर रहे हैं 19वीं सदी में। इन सबके बीच में उन्होंने कुरान को सबसे ऊपर ही रखा है रिलीजियसली हम माने तो। कुरान को उन्होंने बिल्कुल एक सर्वोत्तम दर्जा जो है इस्लाम में, उसको नकारा नहीं है, वो दिया है, लेकिन उसके साथ साथ ही मॉडर्न जो विचार हैं, मॉडर्न थॉट जो हैं, उसको लाने की वकालत की, ताकि समाज में मुस्लिम भी आगे बढ़ सकें। समरी जो है उनकी लाइफ की वो ये है। बाकी डिटेल में अब हम चर्चा करते हैं सैयद अहमद खान ने क्या क्या किया। और एक बात और कि हिस्टोरियंस ने जो ऑब्जर्वेशन की है, और मैं भी इस बात को ज़रूर यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि सैयद अहमद खान हमें एक मैन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस नज़र आते हैं। उनके जो विचार हैं वो कई जगह एक दूसरे को काटते हुए नज़र आते हैं। पहले कोई विचार पेश किया जाता था और पहले किया गया तो उसको काटा, उन्होंने अपनी बात को काटा। या हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैसे जैसे उनके अनुभव बढ़ते गए, उनके एक्सपीरियंसेस बढ़ते गए, तो वो अपने विचारों को ही नकार कर एक नई विचारधारा जो है वो देते गए हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बहुत सारी ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज किया। उनका ये मानना था कि जो अंग्रेज़ी नीतियां हैं, जो ब्रिटिश नीतियां हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां हैं, वो सही नहीं है। वो आर्थिक तौर पर भी सही नहीं है, और राजनीतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं भारतीयों को हार्म कर रही है। भारतीयों को हार्म कर रही है, मैं वर्ड यूज़ करूँ इंडियंस को, तो दैट मीन्स कि वो इंडियंस में मुस्लिम्स को भी ले रहे हैं और हिंदूज को भी ले रहे हैं, सिख्स को भी ले रहे हैं, वो एक जनरल बात करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ वो उन्होंने कंपनी की नीतियों को अपोज किया, वहीं उनके कैरियर की शुरुआत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ही होती है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट में ही अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं और ऊंचे पद पर कोर्ट में ही पहुंचते हैं। बिजनौर में थे वो, हम की बात करेंगे हम, ठीक है। और दूसरी तरफ उन्हें याद किया जाता है एक ब्रिटिश लॉयलिस्ट के रूप में, कि वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज भी कर रहे हैं, कंपनी की पॉलिसीज़ को अपोज करते हैं,
लेकिन एक ब्रिटिश लॉयलिस्ट के रूप में भी इतिहास में उन्हें याद किया जाता है। ब्रिटिश जो कंपनी है वो तो ये चाहती थी कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी एकता दिखाई पड़ रही है इस स्वतंत्रता संग्राम में, या जो 1857 को अगर हम जो घटनाएं घटी हैं उसको पहला युद्ध मान लें स्वतंत्रता संग्राम का, तो उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी एकता जो है वो बहुत बड़े स्तर पर नजर आती है। इवन कि हम कह सकते हैं कि मुस्लिम्स का योगदान उसमें कई स्थानों पर हिंदुओं से अधिक था, उन्होंने वो दिखाया है और कंपनी इस बात को रियलाइज कर चुकी थी। तो वो ये नहीं चाहती थी कि जो 1857 में घटा, जो कुछ भी 1857 की घटनाएं घटी हैं वो दोबारा से घटे, क्योंकि इसमें बड़ी मुश्किल से वो विद्रोह को दबाया गया था, बहुत मुश्किल हुई थी कंपनी को। और उन्हें ये भी नजर आ रहा था कि अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो ये कभी भी दोबारा घट सकता है। तो एक प्रहार किया उन्होंने इस एकता पर, और उस प्रहार की जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसीजर है, उसमें सैयद अहमद खान कहीं ना कहीं बिल्कुल फिट बैठते थे कंपनी के जो इस प्रक्रिया है। तो सैयद अहमद खान ने भी ब्रिटिश लॉयलिस्ट इस प्रकार से हुए, इस प्रकार से उन्हें ब्रिटिश लॉयलिस्ट कहा जाने लगा कि वो ये मानने लग पड़े थे जैसे जैसे वक्त बीता कि भारत में अगर मुसलमानों का, मुस्लिम कौम का, मुस्लिम कम्युनिटी का भला कोई सोच सकता है तो वो ब्रिटिशर्स हैं, क्योंकि कुछ कंसेशंस देने शुरू किए कंपनी ने मुस्लिम्स को, और वो जो कंसेशंस देने शुरू किए उससे कहीं ना कहीं सैयद अहमद खान प्रभावित होते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी कम्युनिटी के बारे में सोचा जा रहा है, और इसलिए वो थोड़ा अट्रैक्ट जो है वो कंपनी की तरफ या ब्रिटिश की तरफ जाते हैं। और वैसे भी एजुकेशनिस्ट की हम बात करेंगे, एज एन एजुकेशनिस्ट, एक शिक्षाविद के नाते, एक शिक्षाविद के रोल में, भूमिका में उनका पूरा विश्वास जो था वो वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न एजुकेशन और लिबरल एजुकेशन में था कि ये इस प्रकार की शिक्षा जो है वो मुस्लिम्स को लेनी पड़ेगी। और दूसरी कॉन्ट्राडिक्शन भी नजर आती है हमें, कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट नजर आती है कि शुरुआती दिनों में तो वो एक बहुत राष्ट्रवादी नजर आते हैं हमें, जो उनका रोल है वो एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में है, उनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, जो राजनीतिक विचारधारा है, वो राष्ट्रवाद से कहीं ना कहीं प्रेरित नजर आ रही है। लेकिन जैसे वक्त बीतता है, उनके अनुभव होते हैं और इतिहास आगे बढ़ता है, तो वो उनकी भूमिका जो है वो एक रेडिकलिस्ट की नजर आती है। रेडिकलिज्म, जो रेडिकलिस्ट यानी कि एक कट्टरपंथी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा कहीं ना कहीं उनकी सोच में शामिल हो रही है, ये हम देख पाते हैं। और आगे चलकर जो पाकिस्तान की डिमांड हुई है, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई है, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बैठक होती है ढाका में, और 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन भी वहीं होती है। तो मोहम्मद अली जिन्ना है, अल्लामा इकबाल हैं, मोहम्मद इकबाल, पोइट मोहम्मद इकबाल जो हैं, वो सब कहीं ना कहीं सैयद अहमद खान की विचारधारा से प्रभावित नजर आते हैं, उनसे इंस्पायर्ड नजर आते हैं। और एक हम इसे कोइंसिडेंस ही कहेंगे कि मैंने नाम लिया अभी मोहम्मद अली जिन्ना का, मोहम्मद इकबाल का, वो भी पहले नेशनलिस्ट थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी एक पूरे नेशनलिस्ट थे और मोहम्मद इकबाल भी पूरे नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी सोच के मालिक थे, उसी परंपरा पर चल रहे थे जिसपे सैयद अहमद खान चला करते थे। लेकिन उनके विचार भी बाद में रेडिकलिज्म की तरफ मुड़ जाते हैं, हो जाते हैं। तो वो कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें हुई, वो यहाँ पर डिस्कस करना मुनासिब नहीं है, किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वही सैयद अहमद खान भी है, एक राष्ट्रवादी विचारधारा से वो मुड़ जाते हैं रेडिकलिज्म की तरफ, और उनका ये पूरा का पूरा मानना था कि भारत में, जैसा कि मैंने अभी कह के हटा हूँ, अगर मुस्लिम्स को आगे बढ़ना है, मुस्लिम्स को अगर सेफ रहना है, अपने हितों को सेफ गार्ड करना है, तो उन्हें ब्रिटिश के साथ ज़्यादा जुड़ना होगा, उन्हें अंग्रेज़ों के साथ ज़्यादा जुड़ना होगा, हिंदुओं की बनिस्बत वो कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा उन्हें। और सैयद अहमद खान एक मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी के रूप में नजर आते हैं। कैरियर की शुरुआत जो है उनकी हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट में, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, ठीक है। जॉब की स्टार्टिंग हुई है लखनऊ में, हुई है 1863 में। तो उन्होंने अलीगढ़ चले गए थे, वो 1863 में अलीगढ़ चले गए थे। लखनऊ से वो मुरादाबाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट में भी नौकरी करते हैं, छोटे स्तर पर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो बिजनौर में जो है काफ़ी ऊंचे पद पर पहुंच चुके होते हैं कोर्ट में।
और ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट में भी उन्हें बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव प्राप्त होते हैं। बहुत सारे मुकदमे, लिटिगेशंस वहाँ पे आती रहती थी, तो उन्हें ब्रिटिश कंपनी की वर्किंग का पता चला, प्रोसीजर का पता चला, तब उन्हें कुछ आइडिया लगता है, पता चलता है कि किस प्रकार से वर्किंग हो रही है, और उसे उन्होंने अपने लेखों में जाहिर करना भी शुरू किया। और वो विजिट करते हैं लंदन 1860s में, वो लंदन जाते हैं, तो वहाँ पर वो एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी विजिट करते हैं। वहाँ पे वो देख के आते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को देख के आते हैं, और वो चाहते थे कि मुस्लिम्स के लिए भी कैम्ब्रिज के मॉडल पर एक मुस्लिम कैम्ब्रिज जो है वो भारत में बनाया जाए। और एजुकेशन में तो उनका योगदान जो है मुस्लिमों को एजुकेशन देने के लिए तो बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है। अगर हम उनकी बहुत सारी भूमिकाओं को डिस्कस करें, उनके डिफरेंट रोल्स को लें, जिसमें एक जर्नलिस्ट का रोल है, उन्होंने बहुत लेख भी लिखते रहे हैं पेपर्स में और किताबें भी लिखी हैं, और एक समाज सुधारक की भूमिका भी उनकी है। जो पर्दा प्रथा है, जो मुस्लिम्स के बीच में कुरीतियाँ आ चुकी थी, जिस प्रकार से स्त्रियों को अच्छे स्तर पर नहीं बिठाया जाता था मुस्लिम समाज में, एजुकेशन तो बिल्कुल दी नहीं जाती थी, एजुकेशन का तो संबंध बिल्कुल स्त्रियों के साथ था ही नहीं मुस्लिम समाज में उस टाइम, और पुरुष भी बहुत पीछे थे। तो ये सामाजिक कुरीतियाँ मिटाने में भी उन्होंने भूमिका निभाई है। और एजुकेशनिस्ट तो वो हैं, उनकी अभी भूमिका हम डिस्कस करेंगे, और राजनीतिक विचारधारा की भी हम बात कर चुके हैं। तो जितनी भी भूमिकाएं हैं, जितने भी रोल्स हैं, तो मुझे लगता है कि एक एजुकेशनिस्ट के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा सशक्त है, सबसे ज़्यादा पावरफुल यही भूमिका है उनकी। और एक एजुकेशनिस्ट के नाते उन्होंने सपना देखा, उन्होंने ये देखा कि एक वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली चाहिए, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो उन्होंने वैसा ही कुछ यहाँ पर करने की सोची, और अलीगढ़ में 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, नोन एज MAO कॉलेज अलीगढ़, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। कुछ वैसा ही जैसा कि हमने आर्य समाज में किया था, DAV संस्थाओं का, दयानंद, एंग्लो वैदिक, एंग्लो भी है और वैदिक भी है, वैसा ही यहाँ पर एंग्लो भी है और ओरिएंटल भी है। ठीक है, ओरिएंटल का मतलब होता है पूर्ववर्ती, पूर्वी दिशा, यानी कि भारत को ओरिएंट भी हम कह सकते हैं। तो वो एजुकेशन में मिले जो यहाँ के विचारधारा है, यहाँ का कल्चर था, साथ में इंग्लिश एजुकेशन भी उनको पूरी दी जाए। और ये 1920 में आगे चलकर पूरा बदल गया, तब्दील हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नाम है। एक जो यूनिवर्सिटी है वो एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस में शुमार होती है भारत के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और उसकी जो देन है वो एक तरह से सैयद अहमद खान द्वारा दी गई है। एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी, हिंदी फिल्म, ऐलान एक फिल्म 1940s की बात कर रहा हूँ मैं। तो 1940s में ये महबूब खान द्वारा बनाई गई ये एक फिल्म है, और ये ऐलान जो है ये एक एजुकेशन का ही ऐलान है। उसमें सैयद अहमद खान का जिक्र कमोबेश आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो प्रोटैगनिस्ट हैं इस पिक्चर के, इस ऐलान फिल्म के, तो वो सैयद अहमद खान की बात कहीं ना कहीं करते नज़र आते हैं, क्योंकि ये मूवी जो है वो बिल्कुल एक एजुकेशन बेस्ड थी कि लिबरल एजुकेशन या मुस्लिम समाज में जो एजुकेशन की शिक्षा की कमी है वो दी जाए। तो सैयद अहमद खान का पोर्ट्रेट भी हम देख सकते हैं इस मूवी में, और भी कई बातें हैं जब उनका जुड़ाव नज़र आता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सैयद अहमद खान की एक एजुकेशनिस्ट के रूप में देन बाकी उनकी भूमिकाओं से बढ़कर नज़र आती है, और वो मानते थे इस बात को कि मुस्लिम समाज आगे नहीं बढ़ सकता। बाकी जहाँ तक बात है उनके विचारों में परिवर्तन की, तो कमोबेश उनके जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं पब्लिक लाइफ में, उन एक्सपीरियंसेस की वजह से वो चेंज हुए, और कुछ वो मुस्लिम समाज के हित जो है वो सेफ रखना चाहते थे, सुरक्षित रखना चाहते थे। तब उन्होंने ये सोचा कि वो अंग्रेज़ों के साथ रहकर ही सुरक्षित हो सकते हैं। तो बहुत से अंग्रेज़ जो हैं वो भी जुड़े उनके इस प्रोजेक्ट के साथ, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के साथ, AMU के साथ। मिस्टर बैक जो थे वो एक एजुकेशनिस्ट थे, इंग्लिश ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट, वो जुड़े हैं। थियोडोर बेक उनका नाम था, थियोडोर बेक, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो MAO कॉलेज के साथ
जुड़ते हैं एक प्रिंसिपल के रूप में। तो ये एक इंडिकेशन था कि किस प्रकार से वो वचनबद्ध थे, सैयद अहमद खान एक वचनबद्ध थे बिल्कुल, कि एक इंग्लिश एजुकेशन जो है, वेस्टर्न एजुकेशन जो है, वो तो मुस्लिम्स को दी ही जानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सैयद अहमद खान और ये जो अलीगढ़ मूवमेंट शुरू होती है अलीगढ़ से, क्योंकि अलीगढ़ मूवमेंट मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग इन अलीगढ़। ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स एंड टॉपिक्स, kindly subscribe the channel History by Rakesh Baba. Thank you very much.